नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकीकृत शाला में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को अवगत है, हमारे YouTube चैनल में संपूर्ण NCERT अध्ययन कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों हमने ज्योग्राफी के पहला टॉपिक देख चुके थे। आज दूसरा अध्याय देखेंगे, जिसमें ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों, अक्षांश एवं देशांतर ग्लोब एक पृथ्वी का नमूना है, जिसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संपूर्ण तरीके से हम अक्षांश और देशांतर समझ लेंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर चौड़ी, चपटी तथा मध्य में चौड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक, मतलब दोस्तों आपके पास जो भी ग्लोब होगा उसे देखिए। यहाँ पे एक ग्लोब का नमूना दिया हुआ है, जो पृथ्वी का नमूना भी कह सकते हैं इसको। दोस्तों, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होती, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों, इन जितनी भी रेखाएं हम आपको बताएंगे, ऐसी पृथ्वी में कोई वास्तविक रेखा नहीं है। इन्हें हम सब काल्पनिक रूप से मानते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों, इसे हम विषुवत वृत्त कहा जाता है। दोस्तों, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा दोस्तों आप। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर
इन दोनों अक्षर से उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर या एवं ब्राजील दक्षिण अमेरिका में बेलो हेरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हेरिजोटे विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उ मतलब उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हेरिजोटे 20 अंश दक्षिण द मतलब दक्षिण अक्षांश में स्थित है। चित्र 2.0 दोस्तों, इसमें आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शाया हुआ है 20, 40, 60 अंश और 80 अंश, उत्तरी ध्रुव बीच में दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक मैप और दिया हुआ है, उसे भी आप ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, जिसमें उष्णकटिबंधीय विषुवत वृत्त मकर रेखा, दक्षिणी शीतोष्ण, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी शीत कटिबंधीय, और ऊपर दिया है कर्क रेखा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तरी शीत कटिबंधीय। इन सभी को आप ध्यान से देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, इनके बारे में पढ़ेंगे आप। विषुवत वृत्त 0 डिग्री विषुवत रेखा आपसे दोस्तों यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको आप 0 डिग्री इक्वेटर भी कहते हैं, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा। उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। आगे देखेंगे दोस्तों कौन कौन सी हैं। पहली है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। उत्तर दक्षिण याद रखिएगा दोस्तों। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। आगे देखेंगे इसके बाद हम यहाँ एग्जाम्पल वगैरह भी दिए हैं दोस्तों, आप ध्यान देते हुए चलना। पृथ्वी के ताप कटिबंधीय कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीतोष्ण कटिबंधीय कहलाते हैं। आगे देखेंगे इसके जस्ट चलिए दोस्तों, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगो द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमनोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है।
एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती हैं, जहां सभी देशांतरी यमुनोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमुनोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों के निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यमुनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमुनोत्तर को प्रमुख यमुनोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमुनोत्तर तथा 180 यमुनोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए पा का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 अंश पश्चिम यमुनोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यमुनोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में ध्रुवीय 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु ध्रुवीय, यहाँ पे मैप में देखते जाइएगा दोस्तों, यह बिंदु ध्रुवी की सही स्थिति होगा। इसको समझाने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 1 2 3 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ न अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आ, भा, शा, दा तथा धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। तो दोस्तों इसके बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको हम एक मैप दिखा रहे हैं, जिसे आप सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक इसे ऑब्जर्व कर लीजिए तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, काफ़ी रेखाएं खींची हुई हैं और यहाँ पे है जो अभी पढ़े हमने, जो ब्रिटेन से जा रही है ग्रीनविच रेखा, इसे ही ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यहाँ पे इंडिया है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और यह है प्रशांत महासागर, ये वाला, ये दोनों हिस्से ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त आ खा उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे भी आप मैप एक कागज में जो आकृति बनाएंगे तो इस टाइप की बनेगी। देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का समय अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमुनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमुनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों। जिन चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे दोस्तों, हमेशा फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। वो कारण इसका है कि वो आपके माइंड में बार बार रिपीट होने की वजह से आप कभी भी एग्ज़ाम में इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उसका ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा।
दोस्तों, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच के 15 डिग्री पूर्व समय होगा। तो 15 गुणित 4 कर देंगे दोस्तों, तो 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच के समय के 1 घंटे आगे, अर्थात वहां दोपहर के 1 बजा होगा। ग्रीनविच दोस्तों, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यमुनोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हर मानक समय क्यों मानते हैं दोस्तों? अलग अलग यमुनोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। होता है। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग में होकर गुजरने वाली किसी यमुनोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमुनोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश में मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, 82.30 पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट, इसे दोस्तों ऐसा पढ़ा जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यमुनोत्तर माना गया है। इस यमुनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है, इसलिए भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत में समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर होगा? भारत के ग्रीनविच पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों का अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर एवं वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।